शिव सर्वत्र है, शिव ही सत्य है, शिव सृष्टि है और शिव देवों के देव महादेव है। सावन के महीने में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस दौरान हिमाचल में महाविनाश के बीच पंचवक्त महादेव मंदिर का वीडियो खूब वायरल है। हिमाचल में प्रलयकारी सैलाब के सामने घर, मकान, गाड़ियों और पुलों से लेकर सड़क तक कुछ नहीं बचा। नदियों के प्रहार में सब कुछ तिनके की तरह बह गया। लेकिन छोटी काशी यानी मंडी का प्राचीन पंचवक्त मंदिर वैसे ही खड़ा है। लोग इसे महादेव का चमत्कार मान रहे हैं। 2 दिन जो है मंदिर लहरों से जो है टकराता रहा, ब्यास नदी की लहरों से। मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं है। गर्भगृह बिल्कुल वैसी की वैसी है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ भोले की बहुत बड़ी महिमा है ये। तो केदारनाथ में भी हमने ऐसे ही देखा था और आज वापस से वही चीज जो है यहाँ देखने को मिल रही है। जी जी, वही मंदिर था केदारनाथ में, वही मंदिर यहाँ था। 2 दिन जो है लहरों से टकराती रही मंदिर से और मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अंदर गर्भगृह वैसे है, बस सिर्फ बालू और रेत यही है बस। और मंदिर जो है मेरे ख्याल 15 फुट तक जो है पानी से जो था ये भरा हुआ था ये मंदिर। कितना साल पुराना ये मंदिर होगा? लगभग 300-400 साल। 400 साल पुराना मंदिर जी। और एक खरोच तक मंदिर में नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमने। 2 तस्वीरें देखिए। महादेव के सामने व्यास नदी नतमस्तक हो गई। पहली तस्वीर देखिए, ऐसे लगा जैसे व्यास नदी ने सावन में महादेव को जलाभिषेक करने के लिए प्रचंड रूप धारण किया था। दूसरी तस्वीर देखिए, नदी की रेत ने मंदिर के अंदर महादेव की मूर्ति को ढक दिया, लेकिन मंदिर से लेकर मूर्ति तक कहीं कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। घर बर्बाद हो गए, कई घर जो टूट गए, पानी में बह गए, किसी के अंदर जो है वो मलबा भरा हुआ। लेकिन मंदिर जो है यहाँ पे पंचवक्त, जो काफी मशहूर मंदिर है मंडी का, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको एक खरोच तक नहीं आई। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि देखिए ये वही मंदिर है जहां हम मौजूद हैं। ये गर्भगृह है जहां ताला लगा हुआ है। भगवान शिव महादेव अंदर विराजमान है और अंदर के चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको रेत ही रेत नजर आएगा। चारों तरफ महादेव जो है वो रेत से घिरे हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन पूरे मंदिर में किसी भी चीज को भी एक भी नुकसान नहीं पहुंचा है। गेट बिल्कुल वैसा का वैसा बंद है। इसके अलावा जो पिलर्स हैं मंदिर के बिल्कुल उसी तरीके से अभी खड़े हैं। उसी तरीके से यहां पे पिलर्स को देखा जा सकता है। देखिए ये पिलर्स हैं। आपको याद होगा केदारनाथ में भी कुछ इसी तरीके से आपदा आई थी। उस वक्त भी कई लोगों की जान गई थी। हजारों जो घर हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए थे, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। आज वही यहां पे पंचवक्त मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। महादेव अंदर स्वयं विराजमान है और एक खरोच भी मंदिर को नहीं पहुंची है। देखिए ये सामने नंदी जी महाराज हैं और नंदी जी महाराज के चारों तरफ भी आप देखेंगे तो यहां पे रेत ही रेत भरा हुआ है। रेत को हटाया जा रहा है, लेकिन अंदर से देखिए नंदी जी महाराज बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं भगवान शिव की तरफ मुंह करके, और एक खरोच तक देखिए यहां पे किसी को भी नहीं आई है। मंदिर की अगर मैं अंदर की बात करूं तो यहां पे देखिए 4 पिलर्स हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर जो है वो 4 पिलर के ऊपर खड़ा है। अब बड़े बड़े पिलर्स आपको नजर आएंगे, एक यहां है और नंदी जी के चारों तरफ आपको 4 पिलर्स जो है वो नजर आएंगे। मंडी को शिव की छोटी काशी कहा जाता है, जहां प्राचीन पंचवक्त मंदिर मौजूद है। मंदिर को जिस तरह व्यास नदी ने डुबो दिया और आसपास तबाही मचाई, उसे देखकर केदारनाथ की त्रासदी की यादें ताजा हो गई। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। केदारनाथ में आई भीषण त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे। सब कुछ तबाह हो गया था। इंसानी निर्माण को प्रलय ने तहस नहस कर दिया था, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। कुछ उसी तरह मंडी में हुआ, जब पंचमुखी महादेव का मंदिर वैसे ही विराजमान है। पंचवस्त्र मंदिर सुकेती और व्यास नदी के संगम में मौजूद है। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मंदिर की खासियत क्या है वो भी आपको बताते हैं। सुकेती और व्यास नदी के संगम पर बसा पंचवक्त मंदिर महादेव का मंदिर है और काफी ज्यादा मशहूर मंदिर है। ये मंदिर जो है आप देखिए पीछे से सुकेती नदी आ रही है और इसके अलावा ये जो व्यास नदी है, इन दोनों का जहां पे संगम होता है वहीं पे ये मंदिर जो है वो विराजमान है। मंदिर ये पूरा का पूरा एक विशाल मंच पर खड़ा है और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये नजर आएगा। मंच जो है वो सुसज्जित है। पंचवक्त मंदिर जो है वो भगवान शिव को अर्पित है और भगवान शिव के जो विशेष मंदिर हैं उनको ये दर्शाता है। यहाँ महादेव के 5 रूप हैं, जिनमें चारों दिशाओं में 4 महादेव के शीश नजर आते हैं और एक शीश जो है वो महादेव के सर के ऊपर है। यानी कि पंचवक्त जो नाम पड़ा है महादेव का, इस मंदिर का, वो इसी तरीके से पड़ा है। मंदिर को अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए
कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जो मंदिर है वो दिखता है। मंदिर के आगे जो गेट है उसके ऊपर आपको मोटी मोटी जो पिलर्स है वो नजर आएगा। इसके अलावा जो कलाकृतियां हैं, चाहे गुलाब के फूल हो, कमल के फूल हो, कलश हो, इसके अलावा जो अलग अलग भगवान की आकृतियां हैं ये भी आपको नजर आएंगी। और जो है इस तरीके से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों की तरफ बड़े बड़े जो पिलर्स हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और ये महादेव के जो अलग अलग रूप हैं उसको यहाँ पे दर्शाते हैं। जो 5 नाम हैं जिसमें जो महादेव के अघोर, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव और रुद्र अवतार को जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं। इन्हीं नामों के कारण, इन्हीं पूरे जो पंचवक्त के मिलने के कारण इस मंदिर का नाम जो है वो पंचवक्त पड़ा है। इस मंदिर की जो कहते हैं कि इस मंदिर को निर्माण कब हुआ इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि सिद्धसेन ने 1684 से 1727 के बीच में इसका जीर्णोद्धार किया था और उसके बाद से ये मंदिर जो है इसी तरीके से यहाँ पे खड़ा है। यानी कि लगभग 350 से 400 साल पुराना ये पूरा का पूरा मंदिर जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। पंचवक्त मंदिर प्राचीन कला का बेजोड़ नमूना है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं तमाम आधुनिक निर्माण धराशायी हो गए, लेकिन मंदिर तटस्थ है। ये पहली बार नहीं है। हर मानसून में मंदिर जलमग्न हो जाता है, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ता। सवाल यह है कि आखिर मंदिर में ऐसी क्या खासियत है कि ये महाप्रलय को भी झेल जाता है। सुनिए भूवैज्ञानिकों का इस पर क्या कहना है। नागर शैली के बने हुए जो भवन होते हैं और मंदिर होते हैं ये अन्य मंदिरों से अपेक्षाकृत बड़े मजबूत होते हैं। चाहे वो केदारनाथ जी का मंदिर 2013 के त्रासदी में सारे मकान, भवन आसपास के सब त्रस्त हो गए, बह गए और मंदिर जहाँ का तहाँ टिका रहा। इसी तरह अभी हिमाचल प्रदेश में कई मंदिरों को दिखा रहे हैं। आस पड़ोस के जो घर हैं, मकान हैं, वो बह जा रहे हैं और मंदिर जहाँ का तहाँ स्थिर है। बाढ़ का प्रकोप हर साल आता है, पर एक चीज़ ये गौर करने वाली बात है कि जो नागर शैली के जो मंदिर बनते हैं, प्राचीन मंदिर, ये ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े से नहीं बनते, बल्कि एक विशालकाय शिलाखंड को ही काट करके वो मंदिर बनाया जाता है। इसलिए वो विशालकाय शिलाखंड का आकार, शिलाखंड का वजन इतना विशालकाय होता है कि आसानी से फ्लड उसको नहीं उखाड़ सकता। यही कारण है, चाहे भगवान केदारनाथ का मंदिर हो या हिमाचल के अनेक मंदिर हैं, जो ऐसे दक्षिण भारत के भी अनेक मंदिर हैं जहाँ पर एक ही शिलाखंड से पूरा मंदिर बना है, जोड़ करके नहीं बना है, टुकड़े टुकड़े जोड़ कर नहीं बने हैं। इसलिए उसको बाढ़ से उखड़ना, उसको उखाड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। यह मंदिर संरक्षित स्मारकों में से एक है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। इसे राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना मंडी के शासक अजबर सेन ने की थी। मनमोहन की किताब हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट में जिक्र है कि 1717 में ब्यास में आई बाढ़ में मंदिर को नुकसान पहुंचा था और पंचमुखी शिव प्रतिमा बह गई थी। सिद्धि सेन ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर नई प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। पंचवक्त मंदिर की तरह सिरमौर में मौजूद बाबा बड़ोलिया का मंदिर भी सैलाब के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहा। उफनाते नाले का प्रचंड प्रभाव मंदिर को हिला तक नहीं पाया। स्थानीय लोग इसे दैवीय करिश्मा मान रहे हैं। तस्वीरें आप खुद देखिए। बाबा बड़ोलिया मंदिर सिरमौर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रेणुका के समीप झरने के बीच मौजूद है। दरअसल ये मंदिर तेज बहाव वाले झरने के बीच बना है, इसीलिए हर साल ऐसे ही बाढ़ का सामना करता है। 2 साल पहले भी मंदिर इसी तरह लहरों में घिरा था, लेकिन तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ोलिया बाबा उनके जल देवता हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं, इसीलिए जल प्रलय भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लोगों के मुताबिक 70 साल पहले एक संत ने इस मंदिर का विस्तार करवाया था। स्थानीय लोगों की माने तो पहाड़ी पर बाबा का शीश है, जहां नाले के बीच में मंदिर बना है, वहां उनके चरण। श्री रेणुका जी भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। धार्मिक स्थल होने के बावजूद यहां सैलानियों का तांता लगा रहता है। बाढ़ के महाविनाश के बीच जिस तरह से दोनों मंदिर विनाशकारी बाढ़ के सामने सीना ताने खड़े रहे, उसने सभी को अचंभित कर दिया। लोग महादेव की जय जयकार कर रहे हैं और सावन में इसे महादेव का चमत्कार मान रहे हैं। मंडी से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
चले बढ़ते हैं आगे। बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पिछले 7 घंटों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। ब्रजभूषण से हमारे रिपोर्टर तेजश्री ने सवाल किया था। ब्रजभूषण सिंह भड़क गए। हमारे रिपोर्टर को सोर्सेस से सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी। तेजश्री ने इसी को लेकर ब्रजभूषण से सवाल पूछा था। ब्रजभूषण ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बौखलाहट में बदसलूकी जरूर कर दी। और जब हमने खबर दिखाई तो सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं। आखिरकार ब्रजभूषण इतने बेचैन क्यों हैं? क्या उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है? और क्या ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच चल रहे दंगल का दी एंड होने वाला है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन से लेकर ब्रजभूषण की बदसलूकी की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब क्या है आपके खिलाफ इस्तीफा नहीं देंगे? कौन दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं? सवाल पूछेंगे तो क्या मीडिया से बदसलूकी पर उतर आएंगे? कौन दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ क्या सवाल पूछेंगे तो मीडिया का माइक तोड़ देंगे? प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब क्या पहलवानों के उत्पीड़न का आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इतने बौखलाए हुए हैं कि मीडिया के सवालों से भी तिलमिला जाते हैं, बदसलूकी पर उतर आते हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम ने उनके खिलाफ दायर हुई चार्जशीट को लेकर सवाल किया तो वो कैसा सलूक करने लगे, आप खुद जरा देखिए। सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे रिपोर्टर ने उनके व्यवहार के बाद भी उनसे सवाल पूछना जारी रखा। ब्रजभूषण सिंह की गाड़ी तक जाकर सवाल पूछा। इससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस तरह झल्लाए की गाड़ी का गेट खींच लिया। हमारे रिपोर्टर के हाथ में गाड़ी के गेट से चोट तक आई। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट दरअसल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, जिसमें लिखा है कि महिला पहलवानों ने 6 जगहों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। चार्जशीट के मुताबिक 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें 6 पहलवान, 5 रिश्तेदार, 4 सह पहलवान, 2 कोच और 2 रेफरी शामिल हैं। हमारी सीधी सी कोशिश यही थी कि जितनी भी चीजें चार्जशीट में मेंशन की गई हैं हम उसके बारे में उनसे सवाल करें। जो भी आरोप उन पर 6 विक्टिम्स हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में हम सवाल पूछे और साथ ही साथ 18 जुलाई को वो कोर्ट में जाने वाले हैं उस पर हम सवाल पूछे और साथ ही साथ क्या वो नैतिक तौर पर इस्तीफा देंगे इस पर भी हम सवाल पूछना चाह रहे थे। सवालों के दौर में जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या आप इस्तीफा देंगे, इस सवाल पर वो बौखला गए, इस सवाल पर वो भड़क उठे और जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही वो काफी निंदनीय है। एक पत्रकार के साथ, ऊपर से एक महिला पत्रकार के साथ आप ऑन कैमरा इस तरह से बात कर सकते हैं तो अंदाजा लगाइए कि वो अपने टीममेट से, कॉलीग से या फिर कह सकते हैं कि रेसलर से किस तरह से बात करते होंगे। कोर्ट में चलिए। ऑन कैमरा ब्रजभूषण की जो बौखलाहट दिख रही है वो उनकी खींच को बयान कर रही है, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कानून का शिकंजा कसता देखकर घबराहट बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस से हमें जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब यौन उत्पीड़न, मोलेस्टेशन मतलब छेड़छाड़ और स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का केस चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं,
टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ वो तस्वीर भी लगी जो ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट का नेक्स्ट चैप्टर बन सकता है। ये तस्वीर सिरी फूड ऑडिटोरियम के इवेंट की है जिसमें महिला पहलवान के साथ ब्रजभूषण सिंह दिखाई दे रहे हैं और यही उनके खिलाफ बड़ा सबूत भी बन सकता है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ बयान दर्ज करा जिसके तहत 6 पहलवानों ने बताया कि किस तरह ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें परेशान किया। पहलवान नंबर 1 का बयान, 2016 में होटल के डाइनिंग एरिया में गलत तरीके से यौन संपर्क बनाने का आरोप, WFI कार्यालय में छेड़छाड़ और अश्लील यौन संबंध बनाने का आरोप, सिरी फूड ऑडिटोरियम में अनुचित व्यवहार को लेकर आरोप। पहलवान नंबर 2 का बयान, ग्रुप फोटोग्राफ के दौरान अभद्र यौन संपर्क। पहलवान नंबर 3 का बयान, WFI कार्यालय में उत्पीड़न की घटना के संबंध में आरोप जब ब्रजभूषण ने अपने कार्यालय में यौन संबंधों की मांग की। पहलवान नंबर 4 का बयान, एशियाई चैंपियनशिप में उत्पीड़न का आरोप। पहलवान नंबर 5 का बयान, 2012 में कजाकिस्तान में पहलवान को जबरन गले लगाया। ब्रजभूषण सिंह बार बार मोबाइल फोन पर कॉल करते रहे। ये वही ब्रजभूषण जो आज से 1.5 महीने पहले तक कह रहे थे अगर कोई सबूत है तो कोर्ट को दे, आरोप साबित हुए तो कोर्ट उन्हें फांसी दे दे। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेलर बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन अब ब्रजभूषण के पास ना तो पद बचा है, ना आरोप से बचने का रास्ता दिखाई पड़ रहा है और शायद इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बौखलाए हैं। सवाल अब भी वही, क्या सवाल पूछने पर आप मीडिया का माइक फेंक देंगे? बहरहाल 18 जुलाई को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी। उस दिन की सुनवाई के बाद सबकी नजरें कोर्ट पर होंगी, इस बात पर होंगी कि यौन उत्पीड़न केस में ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।